हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम दो सब्सटेंस की बात करते हैं या दो तरीके के मटेरियल्स की बात करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के मटेरियल होते हैं। एक होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं दो सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड in magnetic field। तो जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं उन सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और क्या होते हैं? विच कंटेन एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिन सब्सटेंस के पास एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उन सब्सटेंस को क्या कहा जाएगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं? सेकेंड टाइप, दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? विच आर weakly repelled in magnetic field। जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होते हैं उनको कहा जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और एक हमारे पास थर्ड मटेरियल होता है जिसको आप कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच हैव परमानेंट मैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। अगर हम बात करें तो फेरोमैग्नेटिक भी एक स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है? किसका? पैरामैग्नेटिज्म का। क्योंकि इन एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होता है, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा होता है। नाउ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो जिनके पास परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। तो बेसिकली ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके एटम, ग्रुप ऑफ एटम कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। बेसिकली जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। If domains of atoms are in same direction, aligned in same direction, they will exert a strong magnetic field। तो ये वो एलिमेंट है जिनके कुछ एटम इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, सेम डायरेक्शन में अलाइन हो रखे हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं। और जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो इसको आप नोट कर लें।
तो अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात करें तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट जरूर होगा, तो नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। और क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं, तो इसकी वजह से इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो, जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा होगा, उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी ज्यादा होगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट? मैग्नेटिक मूवमेंट इज म्यू, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो ये आपके पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट का। इसको आप स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं। नोट करें तो फिर इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, substance having atomic number 25 form a divalent cation, calculate its magnetic moment। तो यहां पर आपको एक एलिमेंट दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 25 और वो एक डाइवैलेंट कटायन फॉर्म कर रहा है, तो आपको उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो एटॉमिक नंबर 25 किसका होता है, मैंगनीज। अब क्योंकि वो एक डाइवैलेंट कटायन फॉर्म कर रहा है तो डाइवैलेंट कटायन का मतलब हो जाएगा Mn2+, तो आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d5 4s2। अब बात हो रही है Mn2+ की, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पर आर्गन 3d5। तो ये है 3d ऑर्बिटल जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। 4s इसका खाली पड़ा है। नाउ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट n+2, क्योंकि हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 5+2 7 7 5 35, तो अप्रॉक्सीमेटली 5.9 बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को लेकर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, एन एलिमेंट was observed to have n unpaired electrons and
its magnetic moment was observed to be 1.73 Bohr magneton. Calculate n. n यहाँ पर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको बताना है कि एक एलिमेंट है जिसके पास कितना मैग्नेटिक मोमेंट है 1.73, तो आपको बताना है इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। तो लेट कर लें कि इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लें, तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका, अंडर रूट 1 + 2 दैट इज अंडर रूट 3, जिसका वैल्यू होता है 1.73। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इट हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से किया है। अगर 1 पर ये वैल्यू नहीं आती फिर आप 2 से चेक करते, 3 से, 4 से रेस्पेक्टिवली आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। नोट कर लें इसको। तो अभी हमने देखा कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। तो बेसिकली जो भी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कलर्ड पाए गए हैं। तो वो कलर्ड कंपाउंड क्यों हैं, तो लिखते हैं जरा, द कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड is due to presence of unpaired electron which undergo dd transition। तो बेसिकली जो भी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड होते हैं उसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसका जो भी रेस्पेक्टिव आयन वहां पे फॉर्म होता है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में चला जाता है, डी ट्रांजिशन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो एक रेस्पेक्टिव कलर शो करता है। तो क्या होती है डी ट्रांजिशन, तो बेसिकली होता क्या है, ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा कि ये हमारे पास एक डीजनरेट डी ऑर्बिटल है। डीजनरेट का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। लेकिन जब एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो बेसिकली उसको लाइगेंड अप्रोच करता है, और जब लाइगेंड उसको अप्रोच करता है तो उसकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है। और जब इसकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है तो लाइगेंड जहां से अटैक करता है, बेसिकली हमारे पास 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। एक हमारे पास प्लेनर ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि होते हैं हमारे पास dxy, dyz, dzx, और हमारे पास 2 होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स जिनका नाम है dx² - y² एंड dz²। तो बेसिकली लाइगेंड जहां से अटैक करता है उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां पर जो लाइगेंड है वो एक्सिस से अटैक करते हैं, तो एक्सिस वालों की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अब होता क्या है, इस सेट को हम बोलते हैं T2g और इसको हम बोलते हैं Eg। ये हमारे पास ये भी d ऑर्बिटल है और ये भी हमारे पास d ऑर्बिटल्स है। तो मान के चलिए यहां पर आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली हमारे पास क्या था, पहले एक डी ब्लॉक एलिमेंट था जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, और उन वेकेंट ऑर्बिटल्स में लाइगेंड का लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं।
तो बेसिकली जब लाइगेंड इसको अप्रोच करता है तो इसके डी ऑर्बिटल्स पर रिपल्शन लगती है, जिसकी वजह से इसका डी ऑर्बिटल दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाता है। तो अब मान के चलिए इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो अगर मैं यहां पर बनाऊं इसको, लेकिन आप जानते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई हो जाती है तो वो अनस्टेबल फील करता है, तो क्या वापस वो अपनी एनर्जी को लो करना चाहेगा, और अगर उसको एनर्जी लो करनी है तो उसको एनर्जी रिलीज करना होगा। तो ये एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू, जिसकी वजह से कोई ना कोई वेवलेंथ का कलर इम्पार्ट होगा। तो होता यही है कि जो डी ऑर्बिटल है वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाता है, और जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी हाई होती है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल फील कर रहा है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल नहीं रहना चाहता। तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी इज एच न्यू। एच न्यू क्या होता है, hc/λ। तो कोई ना कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ वो इंपार्ट करने वाला है। अब इस बात को आपको ध्यान रखना है, वो एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा उसको नहीं शो करेगा, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज करेगा। अभी जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं इसकी बात होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो आप वहां पर जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ सकते हैं। तो इसको बहुत डिटेल में समझाया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। फिलहाल आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो डी ब्लॉक कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डी ट्रांजिशन। तो कुछ मेटल आयन हैं जिनके कलर पेपर में पूछे जाते हैं और आपको वो कलर पता होने चाहिए, तो नोट कर लें, फिर उन कलर्स को नोट करते हैं। तो कलर शो करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी डी ट्रांजिशन हो पाएगी, और जब डी ट्रांजिशन होगी तभी कलर इंपार्ट होगा। जैसे आपको बताना है Ti4+ के बारे में। क्या Ti4+ कलर्ड है? तो जरा चेक करते हैं। तो आपको पता है टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d2 4s2। तो अगर आप बात करें यहां पे आर्गन जिसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है 3d 4s, 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Ti4+ की बात हो रही है, 4+ का मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए जाएंगे और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिए जाएंगे। इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन, और आर्गन के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो Ti4+ आयन है वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो आपको सिर्फ ये बताना होता है कि वो कंपाउंड कलर्ड है या नहीं है। तो इसका रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आप Ti4+ को समझ पाए तो आप बताएं स्कैंडियम 3+ के बारे में, क्या स्कैंडियम 3+ कलर्ड होगा? तो अगर आप स्कैंडियम 3+ को भी देख पा रहे हैं तो उसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो भी कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो इसको नोट कर लें, फिर हम यहाँ पे कुछ कलर नोट करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम के 2 आयन पाए जाते हैं, 2 तरीके के कंपाउंड फॉर्म करता है, एक है टाइटेनियम 4+ और एक है टाइटेनियम 2+। टाइटेनियम 4+ में कैसा होता है, कलरलेस होता है, और टाइटेनियम 2+ में इसका कलर होता है पर्पल, क्योंकि 2+ में उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कलर ये एग्जाम में, और एनसीईआरटी में इसका टेबल बना हुआ है। नेक्स्ट भी है वेनेडियम। वेनेडियम बनाता है वेनेडियम 4+, वेनेडियम 3+, वेनेडियम 2+। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडियम के कंपाउंड पाए जाते हैं, और वेनेडियम 4+ का कलर है ब्लू, वेनेडियम 3+ का कलर है ग्रीन,
और वेनेडियम 2+ का कलर है वॉयलेट। वेनेडियम 3+ का कलर एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट वी हैव क्रोमियम। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम Cr3+ वॉयलेट कलर में पाया जाता है। अगर प्योर होगा और अगर इम्प्योर होगा तो इसका कलर ग्रीन पाया जाता है। क्या मतलब है इसका? अगर आप क्रोमियम का क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसके कंपाउंड में कुछ इंप्योरिटीज भी हों। तो जब इंप्योरिटीज होंगी क्रोमियम के कंपाउंड में तो जो क्रोमियम आयन का टेस्ट होगा उसका कलर कैसा आएगा? उसका कलर ग्रीन आएगा। लेकिन अगर आपके पास प्योर क्रोमियम कंपाउंड है तो उसमें जो आपके पास कलर आएगा वो कैसा आएगा? उस टाइम पर आपके पास वॉयलेट कलर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का नेचर में एक कंपाउंड पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जो कि है CrH2O6 3+। अब आप समझने की कोशिश करें, ये कंपाउंड है, क्रोमियम था, वाटर यहाँ पे लाइगेंड है, लाइगेंड आया होगा तो क्रोमियम के डी ऑर्बिटल पे रिपल्शन लगी होंगी जिसकी वजह से उसका डीजनरेट डी ऑर्बिटल 2 सेट में डिवाइड हो जाएगा तो उसके पास 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल है। अब क्रोमियम आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डी ट्रांजिशन करेंगे जिसकी वजह से कलर ऑफ द कंपाउंड होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक ही लाइगेंड है, वन टाइप ऑफ लाइगेंड, तो ये प्योर कंपाउंड हुआ। क्रोमियम का होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स है ये, प्योर है तो इसका कलर कैसा होगा? प्योर है तो इसका कलर कैसा होगा? वॉयलेट। लेकिन आपके पास एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स ऐसा भी पाया जाता है, आपके पास क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स ऐसा भी पाया जाता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिफरेंट लाइगेंड्स हैं तो इसको हम इंप्योरिटीज में मानेंगे कि ये इम्प्योर है। अगर एक टाइप का लाइगेंड है तो आप उसको प्योर बोलेंगे और अगर आपके पास 2 टाइप के लाइगेंड है तो आप उसको इम्प्योर बोलेंगे। तो यहां पर कलर कैसा होने वाला है इन 2 केसेस में? इन 2 केसेस में इसका कलर ग्रीन होने वाला है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई हो कि अगर आपके पास प्योर कॉम्प्लेक्स होगा तो आपके पास वॉयलेट कलर आने वाला है और अगर आपके पास इम्प्योर कॉम्प्लेक्स होगा तो आपके पास ग्रीन कलर आने वाला है। नेक्स्ट आपके पास है आयरन। आयरन की भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती हैं, एक Fe2+ और एक Fe3+। जो 2+ है वो ग्रीन कलर में पाया जाता है और 3+ येलो कलर में पाया जाता है। सेम कोबाल्ट, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट नेचर में पाई जाती हैं, कोबाल्ट 2+ और कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट 2+ का कलर पिंक है और कोबाल्ट 3+ का कलर ब्लू है। सेम आपके पास नेक्स्ट भी है निकल। निकल पाया जाता है निकल 2+ में जिसका कलर ग्रीन है। नेक्स्ट यू हैव कॉपर। कॉपर 2+ में पाया जाता है जिसके कॉम्प्लेक्स जनरली ब्लू कलर के होते हैं। जिंक Zn2+ में पाया जाता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगी। डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो कंपाउंड कलरलेस होगा। ऑर्बिटल स्प्लिट सबका होता है, सबका डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है इनटू 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, लेकिन अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डी ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा और अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो वो कंपाउंड कलर शो नहीं करेगा, तो वो कंपाउंड कलरलेस होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है और एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कंपाउंड किस वजह से होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होगा, उसके पास मैग्नेटिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली कलर्ड आयंस कौन से होंगे? जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो क्या करेंगे? डी ट्रांजिशन करेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।